वेलकम द बुद्धा IAS के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एक शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, एक नए विषय की, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आज इस सीरीज में से हम पूरा संविधान पढ़ेंगे और डेली हम इसमें से एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपका लॉकडाउन धूमधाम से गुजर रहा होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म का आनंद लुत्फ उठा रहे होंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान, और पूरी सीरीज में हम डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप बिल्कुल नए हैं इस क्षेत्र फील्ड में, तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। आप ये मत सोचिएगा ये तो हमको आता है। एक बार अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। वैसे तो अगर नंबरों की दृष्टि से देखें तो 25 भाग हैं, सब टोटल मिला के भाग 25 हैं। अब उसे हम भी 22 भाग कहते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भारतीय संघ और राज्य पूरा दोनों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। दूसरे में देखें भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। इसमें हम अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बात करेंगे। नागरिकता के भी कई प्रकार होते हैं, तो हम इसमें सब में नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, 7 में क्या है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भाग 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भाग 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भाग 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ना होना। अगर आप किसी विदेश की नागरिकता आपको मिल जाती है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भाग 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। भाग 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन। भाग 3 देखते हैं अभी मैंने बात करी अनुच्छेद 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की। अब देखते हैं कि हम मूल अधिकार, हमारे भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में बात की गई है। बेसिकली लोग कहते हैं कि अनुच्छेद तो मूल अधिकार तो हमारे 14 से शुरू होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें से। तो 12 में क्या है, 12 में दी हुई है परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। इसी प्रकार हमारे 6 मूल अधिकार हैं, उनमें से कई भागों में बांटा गया है। फिर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। तो 35 तक हैं, 12 से 35। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी कई तरह से बांटा गया है। गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर भी बांटा गया है ना, और आपका सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत के आधार पर भी बांटा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 36 से 51 में देखेंगे तो अनुच्छेद 36 में क्या है, परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 37 में क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना।
और इनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 44, ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत कई एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें तो मूल कर्तव्य हैं, इनका उनका में अगर नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी मिले हैं तो नागरिकों को मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आपका कुछ दायित्व भी बनता है कि आप देश के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ करें, जिसमें से कि ये जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये बाद में जोड़े गए थे। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य पहले 10 थे, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्लस 1 कर दिया गया, तो टोटल हो गए 11। ठीक है, तो ये 86 कब हुआ था? 2002 में, 2002 में हुआ था। उसमें से एक और जोड़ा गया था, तो हमारे कितने हो गए थे मूल कर्तव्य? 11 हो गए थे। इसके बाद भाग 5 की बात करें, भाग 5 में है हमारी पूरी संघ दी हुई है। अगर इसमें संघ द यूनियन, भाग 5 में क्या है? पूरा ये देख रहे हैं, संघ 52 से 151 तक के बीच में है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। इसमें से बहुत चीज़ें आती हैं। संघ की कार्यपालिका, हमारी जो संघ की कार्यपालिका वो है आर्टिकल 52 से 78। फिर है हमारी 76 में, 74 और 75 में हमारा क्या है? 74 और 75 में हमारी मंत्रिपरिषद है। इसके बाद हमारा 76 में एजी है, अटॉर्नी जनरल। 76 में क्या है हमारा? अटॉर्नी जनरल है। और फिर इसके बाद हमारा हम देखते हैं कि संघ की विधायिका भी हमारा 59 to 123 है, 59 से 123। बीच बीच में अब छोटा सा मंत्रिपरिषद है। फिर इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल है। संघ की विधायिका है 124 से 147। और आपका कैग आता है, कैग को के बारे में बताया गया है, सॉलिसिटर एंड अटॉर्नी जनरल 148 to 151। और इसी के बीच में से अगर संघ की कार्यकाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का उल्लेख बीसी में मिलता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पीएम के बारे में इन्हीं अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। जैसे आपकी आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति बताया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 55 में। आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ कंट्राडिक्शन रहता है। हिंदी में बेहतर समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में हमें बेहतर समझ आता है, तो कोशिश करिएगा समझने की। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ है प्रतिज्ञान। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ आती है। और एक बात आपको यहाँ बता दें कि शपथ क्या लेते हैं राष्ट्रपति, उसके बारे में हम बात करेंगे अनुसूचियों में। शपथ के बारे में सभी जितने संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ के बारे में आपको तीसरी अनुसूची में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति हमारे संविधान और विधिक परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे उसको। तो अभी यहाँ पे ये देखते हैं आर्टिकल 62 में क्या है? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। 63 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। 63 में वाइस प्रेसिडेंट। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, कई बार ये पूछा है। हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 64 में है जब वो सभापति होता है राज्यसभा का, तो वो प्रश्न आता है। इसी तरह 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। जिस तरह राष्ट्रपति का 62 में 61 में था,
61 में, मैंने भूल गया 61 बताना आपको, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया थी। ठीक है, 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो आर्टिकल 61 पे है, प्रेसिडेंट पे। इसके बाद हम देखेंगे आपका 73 देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 और 75 में देखेंगे हम, 74 और 75 में देखेंगे मंत्रिपरिषद, है ना। तो 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और आर्टिकल 75 में है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है आर्टिकल 76 में, एजी जिसे कहते हैं, एजी कहते हैं हम 76 में, एजी कहते हैं, ये 76 में है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 77 और 78 में देखते हैं भारत सरकार के कार्य का संचालन, और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं। तो हम उसके में क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 79 से देखते हैं कि संसद का गठन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 80 में देखते हैं राज्यसभा की संरचना क्या है। 81 में देखते हैं लोकसभा की संरचना क्या है। याद रखिएगा यहाँ पे 80 और 81 ये दोनों लोकसभा, ये हमारा राज्यसभा से और ये हमारा लोकसभा से की संरचना क्या है उसके बारे में बताते हैं। और अनुच्छेद 82 में बताता है, अनुच्छेद 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की बात करता है। 85 में संसद के बारे में है। और आपको पता होगा एक कि जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है वो अनुच्छेद 87 के तहत होता है। ये हम सारे आर्टिकल्स से डिटेल में बात करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, जैसे जैसे अभी तो इंट्रो है, और ये इंट्रो खत्म करने के बाद हम एक एक लेक्चर लेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आपको सारे इन लेक्चर्स का पीडीएफ लेने के लिए हमारा द बुद्धा IAS करके टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें संघ की विधायिका के बारे में, हमने बात करी, संघ की न्यायपालिका के भी बारे में बात करेंगे। संघ की विधायिका है कि अभी जो बात कर रहे थे हम 79 से लेकर, संघ की विधायिका 79 से है, और आपका संघ की न्यायपालिका 124 से 147 है। संघ की न्यायपालिका में स्थापना आती है, उनके वेतन भत्ते आते हैं, अनुच्छेद 124 से 147 तक के बाद में इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। फिर 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बात करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करेगा। फिर इसके बाद बात करता है 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। फिर 131A रिपील्ड किया गया है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिट कौन जारी करता है, रिट जारी करने की शक्ति भी इसी में दी हुई है। और रिट के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति ज़्यादा है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे ध्यान रखने बात यह है कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देने लायक है। जहाँ पे फोकस करने लायक होगा मैं थोड़ा सा वहाँ बात करूँगा। आर्टिकल 145 कहता है कि न्यायालय के नियम आदि, और आर्टिकल 146 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारों और सेवक तथा व्यय। और आर्टिकल 147 करता है निर्वचन के बारे में, इंटरप्रिटेशन की बात करता है। इसके बाद हम राज्य की बात करेंगे। भाग 6 में क्या है, राज्य 152 से 213 तक के बारे में, राज्यों के बारे में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका क्या होगी। राज्य की सेम चीज़ें उसमें, राज्य की कार्यपालिका क्या है, राज्य में मंत्रिपरिषद कैसे होगी, तो सारी चीज़ें उसमें बताया गया। राज्य का विधानमंडल के अधिकारी के बारे में बात करेगा, राज्य का विधानमंडल बताएगा, मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेगा, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करेगा, विधायी प्रक्रिया के बारे में बात करेगा, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। 152 से 213 के बीच में है। मोटा मोटा इसलिए याद रखना है कि किसके बारे में एक आपको अंदाजा लग जाए कि किस पदाधिकारी को हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है आगे पढ़ने के लिए कि हम
अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है अगर हम थोड़ा सा इंट्रो सही से समझ लेते हैं, क्योंकि इंट्रो की जो क्लास होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए, इसलिए इंट्रो को प्लीज़ मत छोड़िएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। जैसे राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 152 में क्या बात करता है, परिभाषा के बारे में बात करता है। इसके बाद कार्यपालिका आ जाती है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है, इसमें 153 में आ जाता है राज्यों के राज्यपाल। 153 में आप बात करिएगा कि 153 हमेशा गवर्नर की बात करता है, राज्यों के राज्यपाल की बात करता है। फिर 154 में आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है। इसके बाद 155 में क्या करते हैं, हमेशा ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें राज्यपाल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 156 आपका पदावधि के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद हमारा देखते हैं कि राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें क्या हैं। ये सारे अनुच्छेद हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद भी होगी। और 163 में है, 163 में क्या है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें विधानमंडल के बारे में बात करेंगे, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी की बात करेंगे, और कार्य संचालन कैसे होता है, सदस्यों को शपथ और प्रतिज्ञान कहता होता है। शपथ की बात करेंगे हम, शपथ की बात हम अगर करेंगे तो तीसरी अनुसूची जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम शपथ की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया क्या है, साधारण प्रक्रिया होती है। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ बात करेंगे, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ भी कुछ होती है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति क्या होगी, क्या करने के लिए, अध्यादेश जारी करने के लिए, कि अध्यादेश राज्यपाल राष्ट्रपति केंद्र के लिए जारी करता है, पूरे देश में लागू हो सकता है, लेकिन राज्यपाल जब जारी करेगा तो केवल राज्य में लागू होगा वो। यहाँ पर बीच में देखिए 213 तक दिया, 213 के बाद सीधे दिया है 239। ये जो भाग 7 है निरसित कर दिया गया था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भाग 7 आपका जो है 1956 के दौरान में 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी, जम्मू कश्मीर के बारे में एक उपबंध है यहाँ पे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये निरसित कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। और इसके बाद 213 से 239 के बीच में जो गैप है वो हम हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करते हैं कि उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जरूर होगा। फिर आर्टिकल 215 में, आर्टिकल 214 से लेकर हम 232 के तक के बीच में बात करते हैं। 214 से लेकर 232 तक के बीच में बात करते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अधीनस्थ न्यायालय 214 से 232 तक क्या है, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। और जो अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं हम, वो करते हैं 233 से लेकर 237 तक, 238 तक की बात करते हैं। 233 से हम बात करते हैं, इसके बाद 237 38 तक अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पंचायत के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, 243 से शुरू होता है, 243 बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम बहुत सारी डिटेल से बात करेंगे। तो पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 10 में नगर पालिका की बात करेंगे। इसके बाद आपको पता होगा कि भाग 9 का या भाग 9A संविधान 74वां संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो आपका भाग 9 है, भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको बहुत गहराई से पढ़ना है क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बीडीओ हो, चाहे आपका पटवारी और लेखपाल का एग्जाम होता हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 10 की बात करेंगे।
भाग 10 में है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। 244 और 244 ए की बात करता है। 244 कहते हैं, यहाँ मैंने इंग्लिश में नोट इसलिए कर दिया था कि समझ आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में क्या लिखा रहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 200 आर्टिकल 244 में बोलेगा, 244 में कहेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुच्छेद 244 ए में बात करेगा असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों का समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना, और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना। इसलिए यहाँ समझ नहीं आता तो मैंने शॉर्ट में इंग्लिश में लिख दिया था शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्रेजिंग सर्टेन ट्राइबल एरिया इन असम एंड सर्टेन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और या बॉथ बिफोर देयरफॉर। ठीक है, भाग 11 में हम बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच में। राज्य 152 से 213, फिर इसके बाद भाग 7 है, भाग 9 है, भाग का है, भाग 10 है। भाग 11 में संगम राज्य के बीच संबंध की बात करेंगे। भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार समागम की बात करेंगे। इसके बाद हम संघ राज्य के बीच अधीनस्थ सेवाओं की बात करेंगे। लोक सेवा आयोग है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करते हैं। भाग 20 में हम भाग 12 में हम किसकी बात करते थे, संपत्ति, वित्त और संविदाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका निर्वाचन है, निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप निर्वाचन देखेंगे 324 से 329। भाग 16 की बात करें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, SC ST की बात करते हैं कुछ वर्गों के। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 330 लोकसभा में, 331 भी लोकसभा में। पहला है कि SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, SC और ST के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें एंग्लो इंडियन की बात करता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन की बात करता है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात करेगा। तो 330 और 31 तो हमारा हो गया लोकसभा, केंद्र सरकार लोकसभा से संबंधित, और 332 332 और 333 हमारा हो गया स्टेट में। 333 हमारा राज्य में एंग्लो इंडियन की बात करता है, 332 हमारा राज्य में SC ST की बात करता है कि उनको आरक्षण कैसे दिया जाएगा, और 336 और 337 भी इसी प्रकार हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ आयोग भी हैं। तो आपका आयोग जो है 338 में 300 और 338 ए में, 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा आयोग? SC आयोग है, SC आयोग है। और इसमें ST आयोग का प्रावधान किया गया है, ST आयोग का प्रावधान है। और 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ते हैं, 341 में हम SC के बारे में पढ़ते हैं, 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करते हैं, ST के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें हैं और भी देखेंगे। राजभाषा की बात करेंगे। आपात उपवन 352 से 360 के बीच में है, वित्तीय आपातकाल है। ऐसे ही तीनों आपातकाल के बारे में बात करेंगे। राजभाषा की बात करेंगे। प्रकीर्णन में क्या है? प्रकीर्णन में आप देख सकते हैं कि ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के प्रमुखों को संरक्षण प्रदान करता है। संविधान संशोधन देखेंगे। संविधान संशोधन कई प्रकार से होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, ठीक है, और विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन द्वारा भी होता है। तो इसमें कई विवाद भी बीच बीच में उठे हैं। जैसे आपको याद होगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के भी हम पढ़ेंगे, इसका जुडिशरी डिसीजन पढ़ेंगे, जुडिशल डिसीजन। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला भी पढ़ेंगे। गोलकनाथ से पूर्व की स्थिति की बात करेंगे हम। इसके बाद हम बहुत सारी बात करेंगे, अभी बहुत सारा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बात करेंगे। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे की बात कब करता है कि मूल ढांचा का मामला क्या था, तो उसकी हम बात करेंगे। मिनर्वा मिल्स है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस है, SR बोम्मई भारत संघ है ना, कॉमन कॉज याचिका है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कई संविधान, इंदिरा गांधी ने लगातार 25, 26, 27, 28, 29, 30 संविधान संशोधन करती रही लगातार। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है,
देखो भाई, नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393 395 की बात करते हैं। और इसके बाद हम कल भी इसी इंट्रो पे बात करेंगे, अनुसूचियों पर बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि धूमधाम से आप लेक्चर का एंजॉय करते रहे होंगे। थकना, आप जब मेरा लेक्चर सुनिए, जब आप थक जाइए तो पॉज का बटन दबाइए, जाके मुंह धुलिए, पानी पिए, फिर आके बैठ जाइए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए। तो ब्रेक तो आपको मिल जाएगा ना, मुझे ब्रेक कैसे मिलेगा। तो आप, उम्मीद है कि आप इंजॉय करके पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।